सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है जो बाइडेन के आने से या जो बाइडेन के डिसीजन से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो आंटी जी खुश है। आंटी जी के खुशी का कोई ठिकान नहीं है। आप भी मिलिएगा हमारी आंटी जी से, सुनिए, देखिए ये हैं हमारी आंटी जी। इनको कौन समझाए भाई साहब, ये आंटी जी को बहुत खुश है। इनको लग रहा है जैसे अब इनका देश जीडीपी में सबसे आगे जाएगा। ये भाई साहब इतना ना शादी किया है कि इसके अंदर महिला का गुण आ गया। बताइए, बुढ़ौती में शादी की हमको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इसका जो लड़कवा है कहीं इसकी पत्नियां को लेकर भाग मत जाए। भाई साहब बेटा की उम्र के जब ब्याह हो जाता है तो बाप को नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट भी एक चीज़ होता है। आप घुसिया के कौन चीज़ देख रहे हैं, हमको रिटायर हो जाइए यहाँ पर। हाँ तो देख रहे हैं हम लोग का ब्याह नहीं हो रहा है और आप बुढ़ौती में 3-3 को लेकर घर में। हद है भाई साहब, कोई बात नहीं, बाइडेन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक और शादी कर लीजिए। बाइडेन चाहता है तो ही है, समझ में आएगी नहीं, मत घुसिया के देखिए हमारे ये देखता है। खैर आप लोग समझ में आ गया होगा, बाइडेन के आने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आज के वक्त में हमारा भारत ऐसा है कि हमें छोड़कर आप विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर जगह वो एक अहम भूमिका को निभाएगा। लेकिन हाँ, जब भी सरकार चेंज होती है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलती है। आई होप चाचा आप भी समझे होंगे हमारी बातों को। $40 बिलियन है तो हम लोग के पास 605, तो वो $45 बिलियन में अगर वो चाइना के डेट ट्राउट को काउंटर कर सकता है तो $605 बिलियन में हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। चाइना से ज़्यादा सॉफ्ट नीति अपनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी पाकिस्तान वालों के पास इन सजरों का अलग झमेला, ये 68 नंबर पे आते हैं सर। भाई बांग्लादेश आप ही से टूटा था, याद है कि नहीं, 1971 में। लेकिन आप लोग को थोड़े याद रहेगा, आप लोग को तो केवल कश्मीर याद है। हम कश्मीर लेंगे भैया, पूर्वी पाकिस्तान आपका था, चला गया, उसको कहते हैं लेंगे, समझ में आता है। बांग्लादेश 1972 में बना, आपकी रैंकिंग है 68 चाचा, इधर देखिए, और बांग्लादेश की रैंकिंग है 44, आपसे अच्छा हो गया। बताइए, बांग्लादेश के पास $45 बिलियन है और पाकिस्तान के पास $16 बिलियन। हम लोग से यह 37 गुना पीछे है, लेकिन फिर भी परमाणु बम मारेगा हम लोग के ऊपर, परमाणु बम चलाएंगे, ये चलाएंगे। 37 गुना पीछे है भैया। यहाँ देखिए इसे, यह 37 गुना, यहाँ देखो, यहाँ पे इतना पीछे है। एक्चुअली पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा काम किया चाइना ने। चाइना को आना था हिंद महासागर में भारत को छोड़ते हुए, तो यहाँ से उसने एक सड़क बनाया, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अंधाधुंध पैसा लगा इस सड़क को बनाने में, और इसको कहा गया कि इस सड़क के दोनों ओर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, 10,000 फैक्ट्रियां लगेंगी। ये हमारे चाचा को समझ में आया नहीं, फिसल गए वहाँ पे। 10,000 फैक्ट्री, मतलब खिलवाड़ है 10,000 फैक्ट्री, कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगा। उल्टे इन लोग पे ऊपर इतना भयानक कर्जा हो गया कि कर्जा को सोचिए मत। अब ये हाल हो गया है कि चाइना इनको कर्जा मांगता है ना, तो ये चाइना से कहते हैं 1 साल का टाइम दीजिए, ताकि 1 साल में हम कहीं ना कहीं दूसरे जगह से कर्जा मांग के आएंगे, तब उस कर्जा से लेके आपका कर्जा चुकाएंगे। मतलब इन लोग का काम हो गया कि जगह जगह घूम घूम के अभी ये लोग कर्जा मांगते फिर रहे हैं। ये सऊदी अरब में चले जाते हैं प्रिंस के पास कर्जा मांगने के लिए। देखिए सऊदी अरब प्रिंस कह रहा है, आज बेटा तेरा पैसा दे देंगे, हमारा पैसा का कमी थोड़ी है। ये देखिए आप इंसान की प्रोटोकॉल को देख के समझे, ये इनको कितना वैल्यू दे रहा है, बराबरी की तरह। आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर आ जाओ। और ये जो भाई साहब है ना, इनके खुद के अब्बा हैं ये, और मतलब इनके अब्बा हैं ये किंग सलमान, और ये मोदी जी को रिस्पेक्ट देखिए। तो ये फर्क पड़ता है कि आपका देश के पास अगर पैसा है, इकोनॉमी है, तगड़ा है, अगर पूरी रिसोर्सेज से, तो फिर आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, आराम से मेहमान नवाजी होगी इस तरह से, आइए बैठिए। और अगर ऐसे जाएंगे भिखारी की तरह, आए चल तेरा पैसा देते हैं, कितना चाहिए, चल चल चल, इसको ले जाओ, नाश्ता पानी कराओ यहाँ पर। चाइना के BRI प्रोजेक्ट में फंस के, चाइना के जो डेट ट्रैप है उसमें कई देश फंसे, जिसमें अफ्रीका था, श्रीलंका था, मालदीव था, कई देश फंसने चले गए सब। इसमें सबसे बुरी तरह से फंस गया बेचारा पाकिस्तान। इवन अगर पाकिस्तान के लोग भी इसको देखेंगे तो अपने प्रधानमंत्री को बहुत गरियाएंगे। रियलिटी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है, मुद्रा भंडार है, वो $16 बिलियन है। ये कोई चीज छुपी नहीं रहती है, ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से बता रहे। जबकि पाकिस्तान का जो विदेशी कर्जा है वो $294 बिलियन है। अब कोई घोंचू भी होगा यार, तो वो ये नहीं सोचेगा कि भैया हमारे पास टोटल $16 बिलियन है, ये इसी में पेट्रोल खरीदना है, राफेल को काउंटर करने के लिए आपको हथियार खरीदना है, परमाणु बम भी खरीदना है, गजवाए हिंद जो करना है आप लोग को, है कि नहीं। आप $16 बिलियन है, हिंद जीतेगा सब। तो अब बताओ यार, कोई गधा भी होगा तो $16 बिलियन में से कभी लेगा $294 बिलियन कर्जा। अब आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान के लोग भी अगर देखे होंगे तो सोचो अपने देश के प्रधानमंत्री और नीति निर्माण वालों को कि कितना ज्यादा कर्जा लिए, कभी भी ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इनको कोई सीरियस नहीं लेता है, मजाक पे मजाक बनते हैं, सब मीम बने गए यहाँ पर, और इनको उड़ा ले गया बेचारा। सी जिनपिंग के जाल में फंस चुके हैं, इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब इधर उधर कर्जा मांग रहे। इसीलिए हम आप चाचा के लिए हम क्या बोले, हम क्या बोले इनके लिए, सुनिए ध्यान से।
नींबू के ऊपर नींबू और नींबू के ऊपर धागा, और इमरान खान की पत्नी को शी जिनपिंग लेके भागा। कहीं क्या तुमको क्या ये तो होता है, चाइना जो है वो कर्जा देता है तो कर्जा के बदले या तो जमीन ले लेता है श्रीलंका की तरह, नहीं तो इज्जत ले लेता है पाकिस्तान वालों की तरह। अब हम क्या बताएं, BRI प्रोजेक्ट का काउंटर करने के लिए जो बाइडन ने प्लान बनाया है वो एकदम बेस्ट है। और उन लोग जो लोग कह रहे थे बाइडन के जीतने पे कि ये चाइना का कुछ नहीं करेगा, अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। जो हमारे देश के लिए सही वो मेरे लिए सही हो जाता है। आई होप अब G7 जो नेता थे अलगाववादी नेता, इन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत भाभी पड़ जाएगा। तो अब ये लोग धीरे धीरे इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि भैया मिलजुल के ही रहने में फायदा है। और गवर्नमेंट जो है वो दूर तक को सोचते हुए, जैसे चिनाब ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे कनेक्टिविटी। एक्चुअली कश्मीर के साथ एक ये भी तो समस्या है, सोचो कनेक्टिविटी इतना खराब है, वहाँ पे मौसम खराब हो जाता है, ये वो, जिस वजह से वहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं पहुँच पाते हैं टाइम से, बिजनेस भी नहीं हो पाता है, या पुलिस फोर्स वगैरह या आर्मी को डिप्लॉय करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई कश्मीर को कैसे भी अपने अंडर में लाया जाए, लेकिन जो पब्लिक होती है, देश के नागरिक, हम लोग का मेन कंसर्न होना चाहिए कि हम कश्मीरियों को अपनी ओर खींचें। दो चीज़ें होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान हावी क्यों हुआ, पाकिस्तान कश्मीर को नहीं खींच पाया है, लेकिन कश्मीरियों को अपनी ओर थोड़ा सा लुभा लिया है। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना चाहिए कि भाई पूरा फुल कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा मशीनरी है, पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप हर चीज़ लगाओ कि कश्मीर को किस तरह से अपने अंडर लाया जाए, चाहे वो आर्मी ले जाना हो, आतंकवाद को काउंटर करना हो, इस सब से। और हम लोगों को देश के अंदर जो लोग हैं उन्हें एक सद्भाव के तौर पर कश्मीरियों को दिल जीतना चाहिए। अगर आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर पाकिस्तान का दाल ही नहीं गिरेगा। तो इसके लिए बहुत सारा हो सकता है कि जैसे हर स्टेट एक मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखे कश्मीर के साथ, जैसे कैसे एक कॉमनवेल्थ गेम होता है और ओलंपिक होता है, उस तरह से एक इंडिया के इंटरनल भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जाए, उसमें मेन कंसर्न रखा जाए कि नहीं कश्मीर के लोग भी भाग ले, और इस तरह मतलब उनको आपस में जोड़ के रखा जाए। हर महीने कभी मान के चलिए गुजरात कश्मीर का हो रहा है तो वहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएँ, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आए, आपस में डिबेट करें, इससे धीरे धीरे घुल मिल जाएंगे। और एक लंबा 15-20 साल का प्लान लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर आप सोचेंगे कि नहीं ये 2 साल में नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, इसके लिए एक लंबा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आ गए ना तो फिर कश्मीर को कोई नहीं छीन सकता, डिस्टर्बेंस ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। और कुछ स्टेटमेंट भी जो थोड़ा नेता होता लोग दे देते हैं, इससे लॉन्ग टाइम बहुत घाटा हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर कुछ लोग होते हैं जिनमें एजुकेशन ज़्यादा नहीं है ना, तो किसी भी बात को पकड़ के वो लाइफ टाइम के लिए बुरा मान जाते हैं। तो स्टेटमेंट को भी हमें कश्मीर के बारे में थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि अक्सर जब 370 हटा था तो बहुत सारे उल्टा सीधा मजाक किए जा रहे थे, इस सबसे थोड़ा सा सेंटिमेंट भड़कता है और इसी का फ़ायदा उठा लेता है पाकिस्तान। कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में इंडिया के लोग क्या सोचते हैं। भैया हमारा जैसे बाकी राज्य है वैसे वो भी है, धीरे धीरे अब पटरी पर वो भी आ रहा है। इन लोग का अलगे रोना है, ये कह रहे हैं कि भारत ने 370 हटा कर इलीगल कर दिया, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। सोच रहे तो तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर, बलूचिस्तान पे हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते हैं लोग, तो ये ठीक है। वहाँ के अहमदिया मुसलमानों को दिन दहाड़े मरवा दो, सही है भाई। हमारे कश्मीर को छोड़िए, हमने तो 370 हटा दिया, आपको टेलर दिखा दिए, ये सब आने वाला है। आप इसको बचाइए, ये बलूचिस्तान में मत निकल जाए आपके साथ, बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाला है। इनको ये लोग हमेशा उल्टा सीधा धमकी देता है, परमाणु बम है हमारे पास, मार देंगे, तबाह कर देंगे, रेडी है, मार के चल जाएंगे आप। अरे भाई साहब इन लोग को समझ में नहीं आता है, परमाणु बम मारना खिलवाड़ बात है। यहाँ से पूरा आधार कार्ड में एगो नाम सुधरवाने में 15 दिन लग जाता है, अहीं ऐसे कहता है परमाणु बम तुरंत मार देंगे। अरे भाई आपको बताया भी है सबकी नहीं, आपकी आर्मी वाले सब, कि परमाणु बम जो होता है इस तरह से एक जगह नहीं रखा रहता है, इसको कई पार्ट में रखा जाता है। कुछ टुकड़ा वहाँ है, कुछ यहाँ, पता चला एक के जगह रखा, उसमें कुछ इधर उधर हुआ, वही उड़ गया यहाँ पे। ऐसे थोड़ी रखा जाता है, उसको आपस में जोड़ ओड़ के रेडी टू वार करने के लिए 3-4 दिन ऐसे लग जाता है। ऐसे धमकी देता है, कहता हमारे पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है। भाई साहब एक दूसरे को समझिए, ठीक है, हमरा ना। पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु बम है, 8-10 ठो ज़्यादा, उसके पास 165 है और भारत के पास 156, तो भारत के पास कम है। लेकिन इस आंकड़े में मत जाइए, परमाणु बम जो है वो कई टुकड़ों में है, वो रेडी नहीं है लड़ने के लिए। पाकिस्तान के केवल 18 ऐसे, मतलब अब जो सूचनाएं लीक होती हैं उन्हीं से पता चलता है कि 18 ऐसे परमाणु बम हैं जो रेडी टू फाइट है, मतलब वो रेडी है लड़ने के लिए। और भारत के पास 42 ऐसे परमाणु बम हैं जो मतलब रेडी टू फाइट पोजिशन पे है वहाँ पर। तो भैया तोरा हाई 65 कौन चीज़ देख रहा है? देखो इधर 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 ये 65 आपके काम का नहीं है चचा,
इधर देखो 18 काम लायक है, इधर 42 है, तो भाई हम लोग 42 को रेडी रखे हैं लोग। 42 में दुइयों को मार देंगे तो आधा उड़ जाएगा। बलूचिस्तान पर नहीं मारेंगे लोग, उसको आज़ाद करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? परमाणु बम मार देंगे, यहाँ मार देंगे, यहाँ पे। गुलेल को लगता है कि परमाणु बम समझता है। देखिए इमरान खान जी, हम आपको अच्छा से समझाते हैं, बात को समझिए। पत्थर पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और हमसे कश्मीर छीन ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। आपको कौन समझा रहा है वहाँ पर? अजीब हाल है इन लोग का। अब देखिए, हम कहते हैं कि इन लोग पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। इंडियन आर्मी है, वो चाइना को संभाल लेगी। इंडियन आर्मी चाइना को संभालने के लिए आई है, और खान साहब को संभालने के लिए हम ही बहुत हैं। क्यों है कि नहीं? खैर कोई बात नहीं, एक शायरी सुनिए। तुम चलाते रह गए पत्थर, मतलब तुम चलाते रह गए पत्थर और हमने हटा दिया 370। आई होप आप समझे होंगे। ये लोग को समझ में नहीं आता है, इनको कश्मीर चाहिए। खैर चाहने दीजिए, इनको कश्मीर मिलेंगे, ये लोग नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप ये सब चीज़ों को समझे होंगे। ऐसा कश्मीर में कोई अलग स्टेट होने वाला नहीं है। ये ऐसे अफवाह उड़ा दिया जाता है जैसे 2000 के नोट में चिप था। अगर गवर्नमेंट को अलग ही करना था जम्मू को, तो उसी वक्त अलग कर देती। हाँ, थोड़ी सी जम्मू में सुधार की ज़रूरत है। उन लोग को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि सबको भाई बराबर है, एटलीस्ट अब तो है। लेकिन धीरे धीरे भी वो चीज़ें हो रही हैं। एक अचानक किसी स्टेट लेवल पे चेंजिंग